नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवास साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। देश में कोरोना से लड़ाई तो जारी थी ही, अब आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। आत्मसम्मान और अस्तित्व के नाम पर अधिकार की दुहाई वाली दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। इससे पहले SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर पर कोर्ट बोल चुका है। भारत में आरक्षण एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। जिनके पास है वो इसे छोड़ना नहीं चाहता और जिनके पास नहीं है वो सूची में नाम जुड़वाना चाहता है। आज़ादी के 7 दशक बाद ये बहस चल पड़ी है कि क्या आरक्षण की मूल नीति में बदलाव की जरूरत है। क्या गरीबी की कोई जाति नहीं होती? क्या आरक्षण पाने वाली जातियां अब शासक वर्ग का हिस्सा बन गई हैं? आरक्षण का लाभ खास जातियों तक ही सीमित रह गया है क्या? ये सवाल तब शुरू हुए जबकि इस दौर में आरक्षण के खिलाफ बोलना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर माना जाता है। कोई भी दल, कोई भी नेता इसके खिलाफ जाने की सोचना तो दूर की बात है, इसके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता। राजनीति में दलों के मिलने की बात तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आरक्षण ही एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो सभी दलों के दिलों का भी मिलन करवाता है। तभी तो देश की सबसे बड़ी अदालत को भी कहना पड़ गया कि कमाल है, सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। हुआ यूं कि तमिलनाडु के DMK, AIADMK, CPIM सहित तमाम पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की थी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में OBC आरक्षण को 50% कर दिया जाए। याचिका में अपील की गई कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दे कि तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग SC/ST आरक्षण एक्ट 1993 को लागू करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने जो कहा वो गौर से सुनने लायक है। आरक्षण का अधिकार कोई मूलभूत अधिकार नहीं है। आप ये पिटीशन खुद वापस लेंगे या फिर हम ये काम करें आपके लिए? सुप्रीम कोर्ट की दूसरी टिप्पणी कमाल है। तमिलनाडु में नीट के आरक्षण प्रावधानों को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टी एक साथ हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे चाहे तो मद्रास हाई कोर्ट में ऐसी अपील कर सकते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इधर सत्ता और विपक्ष की दूरियां मिटती दिखी। पटना और दिल्ली में दो तरह की हरकत देखने को मिली। एक BJP का फटाफट रिएक्शन और दूसरा दलित नेताओं का वैसे ही एक्टिव हो जाना जैसे वे 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सक्रिय हुए थे। NDA सरकार में मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि आरक्षण का फैसला बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट की उपज है। इस पर सवाल उठाना पूना पैक्ट को नकारना है। सत्ताधारी पार्टी को समझ आ गया कि कोर्ट के फैसले का बचाव करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। उसे मालूम था कि सफाई देने बिना वो कतरा कर नहीं निकल सकते। इसके लिए पार्टी के मुखिया जगत प्रकाश नड्डा को आगे किया गया। क्या कहा JP नड्डा ने, खुद ही सुन लीजिए। समाज में कुछ लोग आरक्षण को लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। वी स्टैंड कमिटेड फॉर रिजर्वेशन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे बारंबार दोहराया है। सामाजिक समरसता और सबको समान अवसर मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति समर्पित और कटिबद्ध है। देश में आरक्षण का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आज़ादी से पहले ही नौकरी और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, बशर्ते यह साबित किया जा सके कि वो औरों के मुकाबले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इसी आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण का इतिहास 1858 में ज्योतिबाई फुले ने हंटर कमीशन के सामने जनसंख्या के अनुपात में पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की। आज़ादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियायतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहूजी महाराज ने 1902 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। 1909 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। 1930, 1931, 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिनिधित्व की मांग गोलमेज सम्मेलन में की।
जब भी आरक्षण का जिक्र होता है तो अक्सर ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, खैरात नहीं। ऐसे में जानते हैं कि पूना पैक्ट असल में क्या था। पूना पैक्ट पुणे की ररवड़ा जेल में बंद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलितों के अधिकार और उनके हितों की रक्षा के लिए पूना पैक्ट हुआ था। कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बड़े बेमन से इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इसके साथ ही दलितों को 2 वोट के साथ कई और अधिकार मिले। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। यानी यदि यह लागू हो जाता तो संभवतः दलितों को हमेशा के लिए औपचारिक तौर पर हिंदुओं से अलग पहचान मिल जाती। राजमोहन गांधी की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द फाउंडिंग फादर्स के अनुसार महात्मा गांधी दलितों को दिए इन अधिकारों के विरोध में थे। महात्मा गांधी का मानना था कि इससे हिंदू समाज बट जाएगा। महात्मा गांधी दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। महात्मा गांधी को लगता था कि इससे दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे, हिंदू समाज और हिंदू धर्म विघटित हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पुणे की यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दलितों के अलग निर्वाचन के विरोध में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। गांधी ने इन परिस्थितियों के लिए बार बार सवर्णों को ही जिम्मेदार ठहराया था और उन्हें आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया था। इसका असर भी दिखना शुरू हुआ। जगह जगह मंदिरों, तालाबों और कुओं को अपने ही आप दलितों के लिए खोला जाने लगा। हालांकि अंबेडकर अब मात्र इन सब से ही संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। अंबेडकर पर शोषित तबकों के अधिकारों से समझौता कर लेने का दबाव बढ़ने लगा। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवड़ा जेल। कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। उस समझौते से दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। उसके बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% करने का प्रावधान किया गया। इस समझौते की सबसे अहम बात यह थी कि सिविल सर्विसेज में दलितों वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राजी हो गए। यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान इसी पैक्ट की देन है। आरक्षण का मुद्दा उठा तो कुछ नेताओं ने मांग की कि आरक्षण के प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में शामिल कर लिया जाए ताकि उसमें कोई संशोधन न हो सके। क्या है 9वीं अनुसूची? इस सूची का निर्माण 1951 में नेहरू काल में हुआ था। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया था ताकि इसके द्वारा किए जाने वाले भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती न दी जा सके। उस समय सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधारों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की अदालतों में चुनौती दी गई थी, जिसमें से बिहार में उस कानून को अदालत ने अवैध ठहराया था। इस विषम स्थिति से बचने और सुधारों को जारी रखने के लिए सरकार ने संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें अब तक 284 कानून जुड़े हुए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। हमारे देश में करोड़ों दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों में से मुट्ठी भर यानी कुछ 100 परिवारों ने आरक्षण के चलते सरकारी नौकरियों पर कब्जा कर रखा है। इन संपन्न और शिक्षित लोगों को अपने ही करोड़ों वंचित लोगों की कोई परवाह नहीं है। यह एक नया सवर्ण वर्ग देश में खड़ा हो गया है। भारत में आरक्षण। भारत में 49.50% आरक्षण का प्रावधान था। दलित 15%, आदिवासी 7.5%, ओबीसी 27%। इसके अलावा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान साल 2019 में किया गया। 1963 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक तरफ हमें मेरिट का ख्याल रखना होगा तो दूसरी तरफ हमें सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखना होगा। अलग अलग राज्यों में आरक्षण देने का तरीका अलग अलग है।
जिसके तहत महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 59% आरक्षण लागू किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश की 70 से 75% आबादी आरक्षण के दायरे में आती है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना नहीं भूलते। इस बात से आरक्षण नीति के उद्देश्य, औचित्य और इस पर अमल के तरीके को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था, उसके सही परिणाम मिल रहे हैं या नहीं। जो सक्षम है उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। जरूरत यही है कि लाभ जरूरतमंद को मिले, तभी संविधान की मूल भावना का सम्मान हो पाएगा। आज़ादी के बाद जब हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण लागू किया था तो उस समय ये कहा गया था कि आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए होगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण की सबसे ज़्यादा वकालत की थी, लेकिन वो ये मानते थे कि आरक्षण सदा के लिए नहीं हो सकता। कहा यह भी जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत में ये सुझाव दिया था कि 10 वर्ष की जगह पर आरक्षण को 30 या 40 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए और इसमें विस्तार करने की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक दलों ने आरक्षण को चुनाव में जीत हासिल करने का हथियार बना लिया। राजनीति के खिलाड़ियों ने बाबा साहेब के नाम और उन पर अपना आधिपत्य जाहिर करने की तो बखूबी कोशिश की, लेकिन बाबा साहब के मूल विचारों को रत्ती भर भी नहीं समझा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः खराब सिद्ध होगा यदि उसे अमल इस्तेमाल में लाने वाले लोग खराब होंगे। वहीं संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, वो अंततः अच्छा सिद्ध होगा यदि उसे अमल इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। बाबा साहेब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वे आज अचानक आकर देख पाएँ तो उनकी आत्मा को भी बेहद कष्ट की अनुभूति होगी। आरक्षण तो कुछ वक्त के लिए दिया गया एक मददगार संकेत था। सदियों के सताए हुए लोगों को आगे ले जाने का दूरदृष्टिवान बाबा साहेब की उंगली का इशारा। हम उसी मुद्रा में उनकी मूर्तियां चौराहे पर खड़ी करके आरक्षण को ही धर्म मानकर बैठ गए। तो आज के लिए दे इजाजत। तो और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।